हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट वे। आज आप सभी लोगों के लिए जीके की और इन्वायरमेंट की एक विशेष क्लास लेकर आए हैं, जिसमें कि आपको जीके और इन्वायरमेंट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे और एक ही वीडियो में मिलेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। निम्नलिखित में कौन एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है? पलघट मणि अय्यर, मधुमती, सोनल मानसिंह या फिर सिद्धेश्वरी देवी। तो यहाँ पूछा गया है कौन प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है। तो यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन जो है सोनल मानसिंह, ये सही हो जाएगा। सोनल मानसिंह है, ये एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है। ये भरतनाट्यम के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। और पलघट मणि अय्यर जो हैं, ये प्रसिद्ध एक वाद्य यंत्र होता है जिसका नाम होता है मृदंगम, उसके वादक हैं। सिद्धेश्वरी देवी ये गायिका हैं और इन्होंने सबसे ज़्यादा ख्याति जो पाई थी वो ठुमरी गायन में पाई थी। ये ठुमरी गायन के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध थी और यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, सोनल मानसिंह। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक किसने लिखी है? द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, चैतन्य पादुकोण, अमिताभ घोष, प्रमोद कपूर और अरुंधति रॉय। तो यहाँ आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, अरुंधति रॉय। ये अंग्रेजी की लेखिका और समाज सेवी भी हैं और इन्होंने ही द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मत्तनचेरी पैलेस कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में, केरल में, राजस्थान में या फिर कर्नाटक में? तो मत्तनचेरी पैलेस जो है ये केरल के कोच्चि में स्थित है। यहाँ आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। और यह पैलेस पहले पुर्तगाली महल के नाम से जाना जाता था, यानी कि इस महल का निर्माण पुर्तगाली लोगों ने कराया था। इसको डच पैलेस भी कहा जाता है, डच पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ आपका ये सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, केरल के कोच्चि में स्थित है मत्तनचेरी पैलेस। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में किससे संबंधित है? जंप बॉल किस खेल से संबंधित है? बेसबॉल से, नेटबॉल से, बास्केटबॉल से या फिर सॉफ्टबॉल से? तो जंप बॉल जो शब्द है ये बास्केटबॉल में यूज़ किया जाता है। यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ले अप शॉट निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ा है? ले अप शॉट वॉलीबॉल से, थ्रो बॉल से, बास्केटबॉल से या फिर हैंडबॉल से? तो ले अप शॉट जो है ये बास्केटबॉल से संबंधित है। यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीयों में से कौन यूनेस्को का अध्यक्ष रहा है? यूनेस्को एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और इनमें से आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। इन सभी में से कोई एक भारतीय है जो कि यूनेस्को का अध्यक्ष रहा है। चलिए देखते हैं ऐसा कौन है। डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर रामास्वामी मुदलियार, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन या फिर मौलाना आज़ाद? तो जो यूनेस्को के अध्यक्ष रहे हैं वो हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। यहाँ आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ये भारत के तीसरे नंबर के राष्ट्रपति रह चुके हैं। और अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, तो वो डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है और डॉक्टर जाकिर हुसैन यूनेस्को के अध्यक्ष रह चुके हैं और ये यूजीसी में भी अध्यक्ष रह चुके हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न, निम्न में से विश्व बैंक का मुख्यालय कौन सा है? विश्व बैंक द हेग, वॉशिंगटन, पेरिस और लंदन। तो पूछा गया है विश्व बैंक का मुख्यालय
कौन सा है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन में। यहाँ आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक का मुख्यालय है और इसकी स्थापना जो हुई थी वो जुलाई 1944 में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष कितनी अवधि के लिए चुना जाता है? संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है ये 51 देशों के हस्ताक्षर के बाद बनी है और इसका जो अध्यक्ष होता है वो कितने वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है? 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए या फिर 4 वर्ष के लिए? तो इनके अध्यक्ष जो होते हैं उनकी अवधि होती है 1 वर्ष। यहाँ आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको विश्व बैंक भी कहा जाता है? अभी आपको बताया कि विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में हुई है। अब विश्व बैंक का जो पूरा नाम है वो क्या है देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, विश्व व्यापार संगठन और अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। तो जो विश्व बैंक है, विश्व बैंक को अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक भी कहा जाता है। तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? इनको एक साथ किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी। मैग्सेसे अवार्ड, शांति का नोबेल पुरस्कार, गांधी शांति पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार। तो मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी को, इन दोनों लोगों को शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया वर्ष 2014 में। 2014 में इन दोनों लोगों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, शांति का नोबेल पुरस्कार। मलाला यूसुफजई हैं वो एक नारी शिक्षा कार्यकर्ता के रूप में प्रसिद्ध हुई। पाकिस्तान की यह एक नारी शिक्षा कार्यकर्ता हैं। और कैलाश सत्यार्थी जो हैं ये नारी शिक्षा, बच्चों की शिक्षा, इन सभी के रूप में इनको पहचान मिली। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी बचपन बचाओ, वो कैलाश सत्यार्थी से ही संबंधित है। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कोलट्टम और छोलिया नृत्य शैली किन 2 राज्यों से संबंधित है? कोलट्टम और छोलिया नृत्य शैली। छोलिया नृत्य शैली को छलिया नृत्य भी कहा जाता है और यह किन 2 राज्यों से संबंधित है? केरल और कर्नाटक से, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश से, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश से या फिर कर्नाटक और बिहार से? तो यहाँ आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ब्लेड रनर के नाम से कौन जाना जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये आप लोगों के लिए। ये आपके जीके में भी पूछा जा सकता है, ये एनवायरनमेंट के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। इसलिए जो लोग भी सुपर टेट की, टेट की, रीट की, एमपी टेट की, केवीएस की या फिर लेखपाल की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो सभी लोग स्टडी स्मार्ट वे को ज़रूर सब्सक्राइब करें और पिछले सभी वीडियो देख लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों की समझ बढ़े और आप लोगों को कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो सके। तो चलिए प्रश्न पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में ब्लेड रनर के नाम से कौन जाना जाता है? उसेन बोल्ट, ऑस्कर पिस्टोरियस, कार्ल लुइस या फिर बेन जॉनसन? तो ब्लेड रनर के नाम से जाने जाने वाले जो हैं वो हैं ऑस्कर पिस्टोरियस। ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ये दक्षिण अफ्रीकी एथलीट हैं और इन्होंने अपने कृत्रिम अंगों से दौड़कर एक रिकॉर्ड दर्ज किया। ओलंपिक में अपने कृत्रिम अंगों से दौड़कर एक रिकॉर्ड दर्ज किया। तो इनको ब्लेड रनर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। शार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? शार्क का वाशिंगटन में, काठमांडू में, हैग में या फिर नई दिल्ली में? तो शार्क का मुख्यालय जो है वो नेपाल के काठमांडू में स्थित है। यहाँ आपका
सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। इसकी स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को। और सार्क में पहले 7 देश सदस्य थे और अफगानिस्तान के सम्मिलित होने के बाद अब इसमें कुल 8 सदस्य हैं। तो यहाँ आपका सेकेंड ऑप्शन। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है और इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कितनी भारतीय भाषाओं में सर्वोत्तम लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं? 12, 15, 20 या फिर 24? तो पूछा गया है कितनी भारतीय भाषाओं में सर्वोत्तम लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। तो आपको कुछ इससे संबंधित नोट्स बता देते हैं जिनको कि आप सभी लोग लिख लीजिए। आप लोग के एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा वो हेल्प करेंगे, इसलिए एक एक पॉइंट को नोट करते चलें। तो यहाँ पर जो संविधान की 8वीं अनुसूची है उसके अंतर्गत 22 भाषाओं को मान्यता मिली है। पहला क्वेश्चन तो ये हो जाता है कि संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत कितनी भारतीय भाषाओं को अनुमति मिली है। तो ये है 22 भारतीय भाषाएं। और यहाँ पूछा गया है कितनी भारतीय भाषाओं में सर्वोत्तम लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं। तो 22 भाषाएं ये हो गई। इनके साथ साथ एक राजस्थानी और दूसरी इंग्लिश, इन 2 भाषाओं को जोड़कर कुल 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं। तो यहाँ आपका ये फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। कुल 24 भारतीय भाषाओं में सर्वोत्तम लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं, जिसमें कि 22 भाषाएं तो वही हैं जो कि संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हैं। इनके अलावा राजस्थानी और इंग्लिश को भी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया जाने वाला जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? किस विभाग के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है जो कि इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है? इसका नाम है जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार। राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक केंद्र, युवा एवं खेलकूद विभाग, नेहरू स्मारक संग्रहालय या फिर भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद? तो यहाँ आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद। इसी के द्वारा जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार दिया जाता है अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के लिए। और इस परिषद की स्थापना हुई थी 1950 में। इसका श्रेय जाता है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को, जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। इस पॉइंट को जरूर नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, तो वो थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, रियो शिखर सम्मेलन का संबंध किससे है? रियो शिखर सम्मेलन, जैव विविधता पर सम्मेलन, ग्रीन हाउस गैसें, ओजोन रिक्तीकरण या फिर आर्द्रभूमि? तो रियो शिखर सम्मेलन जो है ये रियो डी जेनेरियो में हुआ था 1992 में। प्रथम सम्मेलन हुआ था इसका 1992 में रियो डी जेनेरियो में, इसलिए इसका नाम पड़ा रियो शिखर सम्मेलन। और इसका संबंध है जैव विविधता पर सम्मेलन से। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है? मदुरई, बेंगलुरु, मुंबई या फिर हैदराबाद? तो जो मंदिरों का शहर कहा जाता है वो मदुरई है। यहाँ आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ये दक्षिण भारत के तमिलनाडु में स्थित है और इसको मंदिरों का शहर कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रघुवीर चौधरी को किस भाषा क्षेत्र में काम करने के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? गुजराती में, मराठी में, हिंदी में या फिर तेलुगु में? रघुवीर चौधरी को यहाँ पर आपका गुजराती भाषा सही हो जाएगा। गुजराती भाषा के क्षेत्र में काम करने के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और
2015 में इनका ये 51वां ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ था, रघुवीर चौधरी को। अगला देखते हैं प्रश्न। भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा कौन सा है, जो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर है? धर्मशाला हवाई अड्डा, पिथौरागढ़ हवाई अड्डा, लेह हवाई अड्डा या फिर देहरादून हवाई अड्डा? तो जो भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा है वो है लेह हवाई अड्डा। ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसकी ऊंचाई है कुल 3250 मीटर। 3250 मीटर पे है और यह कहाँ है? तो ये लद्दाख में स्थित है। अगला प्रश्न। बगदाद की राजधानी, बगदाद किसकी राजधानी है? इराक की, थाईलैंड की, चीन की या फिर रूस की? तो देखते हैं। रूस की राजधानी है मॉस्को। चीन की राजधानी क्या है? चीन की राजधानी है बीजिंग। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक और इराक की राजधानी बगदाद। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। बगदाद जो है वो इराक की राजधानी है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? यहाँ पूछा गया है अर्जेंटीना की इनमें से कौन सी राजधानी है? ब्यूनस आयर्स, कोपेनहेगन, वियना और ओटावा। तो वियना जो है ये ऑस्ट्रिया की है, ये ऑस्ट्रिया की राजधानी है। कोपेनहेगन ये है डेनमार्क की और अर्जेंटीना की है ब्यूनस आयर्स। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ब्यूनस आयर्स ये अर्जेंटीना की राजधानी है। इन सभी को नोट करते चलिए आप सभी लोग, जिससे कि आप लोगों को बाद में ज़्यादा दिक्कत ना हो और अपना रिवीजन करते रहिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है? जो विश्व का सर्वोच्च है ऐसा कौन सा पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है? गोल्डन बियर पुरस्कार, गोल्डन पांडा पुरस्कार, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार या फिर गोल्डन पाम्स पुरस्कार? तो जो विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है वो है गोल्डन पांडा पुरस्कार। ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसे सफेद हाथियों का देश कहा जाता है? सफेद हाथियों का देश थाईलैंड, अफ्रीका, क्यूबा और टर्की। तो सफेद हाथियों का देश कहते हैं थाईलैंड को। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये सफेद हाथी जो होते हैं ये किसके प्रतीक माने जाते हैं? तो इनसे पता चलता है कि जो वहाँ का राजा होता है वो न्याय से और शक्ति के साथ राज्य करता है। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। थाईलैंड को सफेद हाथियों का देश कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? प्रथम फील्ड मार्शल A.S. बैद्दा, K.M. करियप्पा, सुंदर जी या फिर SHFJ मानेकशॉ? तो यहाँ पूछा गया है भारत के प्रथम फील्ड मार्शल। तो यहाँ आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, SHFJ मानेकशॉ। इन्होंने 1971 का जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उसका नेतृत्व किया था और उस युद्ध में भारत की विजय हुई थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का मुख्यालय कहाँ है? NDB यानी कि ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट शंघाई में, नई दिल्ली में, ब्राजीलिया में या फिर मॉस्को में? तो ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय शंघाई में है। यहाँ आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। चीन के शंघाई में इसका मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। शारदा अधिनियम का संबंध किससे है? शारदा अधिनियम जो था वो किसके लिए बनाया गया था? अनुसूचित जनजातियों के लिए, अल्पसंख्यकों का उत्थान, बाल विवाह या फिर महिलाओं का सशक्तिकरण? तो जो शारदा अधिनियम था
ये बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए बनाया गया था 1927 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा। ब्रिटिश सरकार ने 1927 में शारदा अधिनियम का गठन किया था बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रायोजित करता है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीय वाणिज्यिक बैंक या फिर सहकारी बैंक। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को जो प्रायोजित करता है वो होता है राष्ट्रीय वाणिज्यिक बैंक। ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको व्यावसायिक बैंक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। दल बदल कानून भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? दल बदल कानून दूसरी अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में, तीसरी अनुसूची में या फिर चौथी अनुसूची में? तो जो दल बदल कानून है वो संविधान की 10वीं अनुसूची में दिया गया है और यह कानून 1 मार्च 1985 से लागू किया गया था। 1 मार्च 1985 से 10वीं अनुसूची के अंतर्गत यह लागू किया गया था दल बदल कानून। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सी धातु पृथ्वी की भूपर्पटी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? पृथ्वी की भूपर्पटी पर जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है ऐसी कौन सी धातु है? मैग्नीशियम, लोहा, तांबा या फिर एल्यूमिनियम? तो जो धातु पृथ्वी की भूपर्पटी पर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है वो होती है एल्यूमिनियम। ये आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। एल्यूमिनियम एक रासायनिक तत्व होता है जो कि धातु रूप में पाया जाता है। तो यहाँ आपका ये फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। रेड डाटा बुक में निम्नलिखित में से कौन सा डाटा पाया जाता है? रेड डाटा बुक जो है इसको IUCN के द्वारा जारी किया गया था और इसमें किसका डाटा पाया जाता है? सभी वनस्पति प्रजातियां, सभी जंतु प्रजातियां, सभी विलुप्त प्राय प्रजातियां या फिर सभी दुर्लभ प्रजातियां? तो यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी विलुप्त प्राय प्रजातियां। यानी कि जो कि बिल्कुल विलुप्तता की कगार पर हैं वो सभी प्रजातियां रेड डाटा बुक में पाई जाती हैं। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आज की प्रश्नों की श्रृंखला आपके यहाँ समाप्त होती है। आपसे डेली कहा जाता है कि पिछला जो भी पढ़ाया जाता है उसका रिवीजन जरूर करते चलें, नहीं तो आप आगे का पढ़ते जाएंगे और पीछे का सभी भूलते जाएंगे। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके उसका रिवीजन जरूर करते चलें और आप लोगों ने जो भी अपने नोट्स बनाए हों उनका भी रिवीजन करते चलिए। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।